नमस्ते सिलीगुड़ी। फिर हाजिर हो चुके हैं हम आपके साथ। और जैसा कि आपको विदित होगा कि लगातार सोमवार से शुक्रवार तक यह कार्यक्रम चलता है और इस कार्यक्रम में हम हर दिन आपको एक नए मेहमान के साथ लेकर जुड़ते हैं और चर्चा करते हैं हमारे शहर सिलीगुड़ी की। और जैसा कि हमारे स्लोगन ही है, अपने शहर की बात। हम जो मेहमान आते हैं उनसे अपने शहर के बारे में चर्चा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि कैसे हम अपने शहर को और ज्यादा विकसित कर सके और ज्यादा इसको सरल बना सके, चलायमान बना सके, ट्रैफिक को कैसे दुरुस्त कर सके। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ इस सप्ताह के अंत में, क्योंकि सप्ताह अंत इसलिए कह रहा हूं कि हमारा कार्यक्रम सप्ताह में 5 दिन चलता है, तो आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मनोज जायसवाल। मनोज जी का परिचय मैं दे दूं ब्रीफ में आपको कि मनोज जी डिप्लोमा होल्डर हैं होम्योपैथी बैचलर इन होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी के। हाँ, तो आज मनोज जी से हम बात करेंगे। मनोज जी को काफी लोग जानते हैं क्योंकि होम्योपैथी में इनका अच्छी पकड़ है। और जो एसएफ रोड के इलाके में जो लोग रहते हैं वो तो काफी बखूबी जानते हैं कि कितने अच्छी इनका ट्रीटमेंट होता है। तो आज हम इनको लेकर बैठे हैं, ये इनसे बात करेंगे इनके नजरिए से, क्योंकि इनके पास काफी लोग आते हैं। वो क्या सुझाव देते हैं और कैसी उनके साथ बातचीत होती है, इस प्रक्रिया में इन्हें क्या लगता है कि सिलीगुड़ी के बारे में और क्या बेहतर हो सकता है, इनके सुझाव क्या, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही मैं बता दूं कि मनोज जी का और एक परिचय है। जो लोग सिलीगुड़ी से बिलोंग करते हैं, जो हिंदी हाई स्कूल से पढ़े हैं, उन्हें पता होगा कि मनोज जी के पिताजी एक सम्माननीय शिक्षक रह चुके हैं, विक्की प्रसाद वीरेंद्र जी, जिन्होंने की पीएचडी की है बांग्ला में। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि उन्हें आज के दौर में साहित्य के मामले में हिंदी के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान भी है। उन्हें भी हम एक बार लेकर आएंगे हमारे इस मंच पर और उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल हम बातचीत करते हैं मनोज जी से। मनोज जी, आपका स्वागत है हमारे शो अमृत भोग राइज नमस्ते सिलीगुड़ी में। हाँ, नमस्ते सिलीगुड़ी। सभी वासियों को मेरा नमस्कार। और अमृत भोग को ऐसे प्रोग्राम को प्रायोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात संजय जी को, जो खबर समय के माध्यम से ऐसा एक प्रयास कर रहे हैं ताकि सिलीगुड़ी जो हमारी है वह बहुत ही खूबसूरत हो सके और ज़्यादा विकसित हो सके, इसका प्रयास ये कर रहे हैं। तो इनके लिए हृदय से साधुवाद। धन्यवाद आपका हमारी तारीफ करने के लिए। मगर हमारी तारीफ तभी होगी जब हम कुछ बदलाव ला सकेंगे। हमारी जो कोशिश है, हम उसको जब तक पूर्ण रूप में एक उसको क्या कहते हैं, कल्पना को एक आकार नहीं दे पाते हैं, तब तक हमारी तारीफ करना हमें लगता है कि बेवजह है। अगर हम बदलाव नहीं कर पाए तो हम तारीफ के काबिल नहीं है। हमारा प्रयास यही है और इस शो के माध्यम से हम कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सिलीगुड़ी शहर में। तो सबसे पहले मनोज जी, आप तो बिलोंग करते हैं होम्योपैथी से और आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे। तो हम अलग अलग श्रेणी के जब लोग आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं, उनसे उसी टॉपिक से जोड़कर सिलीगुड़ी के बारे में बात करते हैं। तो आपके पास जो लोग आते हैं, फिलहाल ट्रैफिक बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया सिलीगुड़ी में। इसमें हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ेगा ही, जनसंख्या बढ़ेगी, लोग आएंगे, शहर का विकास होगा तो वहां गाड़ियां भी बढ़ेंगी। और आजकल तो बहुत इजी चीजें हो गई हैं, क्योंकि लोन मिल रहे हैं, बहुत सस्ते में लोन मिल रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के लिए शायद लोन नहीं मिल रहा है लेकिन गाड़ियों के लिए लोन मिल रहा है। तो लोग उस भावुकता में आकर गाड़ियां ले रहे हैं और गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब ये जो गाड़ियों के हॉर्न है, गाड़ियों की जो आवाजें हैं, नॉइज है, पॉल्यूशन है, इसके वजह से आपको क्या लगता है कितने रोगी आ रहे हैं आपके पास और क्या बोलते हैं आपको? पॉल्यूशन जो है, नॉइज पॉल्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या तो बन ही रही है और इसके कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है। विशेषकर हियरिंग प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अब इसको कंट्रोल करना कैसे किया जाए, यह भी एक विकट समस्या है, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर भी इस सबको कंट्रोल करना संभव नहीं है। ये हमारे सजगता के कारण से ही संभव हो सकता है। यदि हम स्वयं सजग हों और अनर्थक जो है बेल ना बजाए, अनर्थक हॉर्न ना बजाए, ये इसका सबसे बड़ा हल है। नॉर्मली कई बार क्या होता है ना कि
हम जा रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है, फिर भी जबरदस्ती हम हॉर्न देते रहते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए जहां जरूरी हो वहीं बजाएं। और प्लस हॉर्न में भी आजकल मैं देख रहा हूं कभी कभी कुछ लोग फैशन के तौर पर जो नॉर्मल हॉर्न है उसको चेंज करके कुछ अजीबोगरीब तेज आवाज करने वाले हॉर्न्स लगाते हैं। तो वो हॉर्न नहीं लगाने चाहिए। ये अपने विवेक से ही ये काम को करें। प्रशासन अपने स्तर पर जरूर प्रयास कर रहा है, क्योंकि मैंने कई बार देखा, खबर समय में ही देखा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन ऐसा करने की जरूरत ही क्यों पड़े। खुद हम स्वयं को यदि हम अपने को संभालें और अपने को इस लायक करें कि नहीं हमें क्या करना है नहीं करना है, इसका जजमेंट हमें खुद करना है। इससे मनोज जी मैं एक चीज समझने की कोशिश करूंगा, दर्शकों आपको भी ये बात सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि मनोज जी काफी अनुभवी डॉक्टर हैं। मैं भी इनके पास जाता रहता हूं, तो मैं देखता हूं कि इनके पास जो लोग आते हैं, आपके अनुभव से मैं एक चीज जानना चाहूंगा, यह जो नॉइज है, नॉइज की वजह से क्या इरिटेशन बढ़ता है लोगों में? बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो इस इरिटेशन के बढ़ने से क्या हो सकता है, माने लोग क्या कर सकते हैं जो एग्रेसिव होगा? हाँ, इरिटेशन जो बहुत ज्यादा जब किसी में क्रिएट करता है तो कई बार वो इम्पल्सिव होकर ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं, किसी को मार देना, किसी को पीट देना, अचानक से बहुत ज्यादा इरिटेशन हुआ एंड दे कैन इवन किल समबडी अनइंटेंशनली। इस तरह की भी घटनाएं घट सकती है गुस्से में, अज्ञानता, क्योंकि हाँ अज्ञानता ना, नॉट अज्ञानता भी नहीं, वो इम्पल्स जिसे बोलते हैं कि आवेश में आकर कुछ कर गया, बाद में उसे लगता है कि उसने गलत किया और जानबूझ के नहीं, आवेश आता है, बहुत ज्यादा इरिटेशन, कोई बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, कोई बहुत ज्यादा जोर से हॉर्न बजा रहा था, अचानक देखते कोई आया एक झापड़ कस के लगा दिया। तो ये संभव है। हाँ, ये सब चीजें होती हैं। तो वो जो इरिटेशन आया कहीं ना कहीं जिस आदमी में आया उसको भी अफेक्ट रहता है, उसके शरीर में भी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, ऐसी चेंजेज आती हैं जो उसको अफेक्ट करती हैं। तो इस इरिटेशन आया क्यों? यदि हॉर्न की जरूरत नहीं थी फिर भी कोई हॉर्न बजा रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी दोषी है। तो इसलिए हम जो है अपने विवेक को काम में लगाएं और हॉर्न उतना ही बजाएं जितना जरूरी हो। सिलीगुड़ी के लोगों को सिविक सेंस के मामले में अगर 10 में नंबर देने हो कितने देंगे आप? मैं समझता हूँ 5 नंबर ही दूंगा मैं। 50% सीधा कट ऑफ है, क्योंकि सिविक सेंस बहुत कम है लोगों में कई मामलों में। और एक बताता हूं, जब सुंदरता की बात चली है सिलीगुड़ी के और सौंदर्यकरण पर, तो सबसे बड़े मुझे नफरत होती है गुटखा खाने वालों, गुटखा खा के कहीं भी थूक देने वालों की। गुटखा वाले तो चलते चलते सड़क पर ये भी नहीं देखते कि पीछे कौन आ रहा है, वो रनिंग कंडीशन में भी थूकते हैं। इवन ऐसे भी हैं कि कुछ लोग अब पौधे लगे हुए हैं खूबसूरत से हैं और उसके ऊपर थूक देते हैं। किसी के घर के सामने सफाई करके रखा है। मैं एक बार कहीं आम ले रहा था और जिससे ले रहा था उसने पचाक से एकदम साफ सुथरा था, उसे घर के द्वार पर थूक दिया। मैंने इमीडिएट उसका माम वापस कर दिया, लेकिन ना, मैं तुमसे नहीं लूंगा। जिसको सिविक सेंस नहीं है, तुमको मालूम नहीं है यहाँ पर इतना साफ। अच्छा, ये मनोज जी आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आपने भी गौर किया होगा कि आपने विरोध किया और विरोध के तौर पे आपने उसका बहिष्कार किया, मैंने उसके यहाँ से मुझे सामान नहीं लेना। आप इसके लिए क्या मैंने संदेश देना चाहेंगे, कैसे इसका निदान हो, मैंने कैसे लोग रोके इसको? सबसे पहले तो पहले आत्मचिंतन की जरूरत भी है, और दूसरे बात जो लोग ऐसा करते हैं उनको रोके जाने की जरूरत भी है। और वो वहां के जो भी आसपास लोग जो देखते हैं जो ऐसा कर रहे हैं, उन्हें इसका विरोध करना चाहिए। कि जब तक विरोध नहीं होगा उनको समझ नहीं आएगी। जैसे आपने विरोध किया कि उससे आप सामान नहीं खरीदे, तब उसके बाद उसे लगा कि यार मेरा तो नुकसान हो गया, तो उसने मुझे सॉरी बोला। मैंने बोला कि ठीक है, फ्यूचर में ऐसा कभी मत करना। हालांकि मैंने आम नहीं लिया, लेकिन इसका पनिशमेंट तो तुमको मिलना चाहिए कि तुम्हारा एक कस्टमर गया आज का लिए, वो उसको होना चाहिए। लेकिन अब उसके बाद उसमें वो चेतना आई या नहीं आई नहीं बता सकता, लेकिन विरोध जरूर होना चाहिए। मनोज जी, ये तो रही एक हमारे सिलीगुड़ी के एक छोटे से व्यापारी की बात जिसको आपने बहिष्कार किया। आप उन लोगों के बारे में क्या बोलेंगे जो जुबा केसरी की बात करते हैं, उनका बहिष्कार कैसे? बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों का, जो लोग भी इस तरह के विज्ञापन में काम करते हैं, उनको उनका बहिष्कार करना ही चाहिए। और ये सोशल मीडिया पर इसको पब्लिश भी करना चाहिए, फैलाना भी चाहिए कि ऐसा, ताकि वो लोग इस तरह के विज्ञापन से परहेज करें। हाँ, ये एक समझने की बात है कि जैसा मनोज जी ने कहा कि हम ठीक है छोटे मोटे लोगों का बहिष्कार कर सकते हैं,
इन्होंने अच्छा सुझाव दिया कि हम अपने शुरुआत अपने आसपास से करें तो कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। मगर ये जो बड़े लोग हैं, जो बड़े सितारे हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जिनसे इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, उनका भी बहिष्कार करने की आवश्यकता है। ये जरूरी है कि गलत चीजों को प्रश्रय देने वालों का बहिष्कार हो, ताकि उन्हें भी ये लगे कि उनका भी जब नुकसान होना शुरू हो, करोड़ों की कमाई करते हैं और हमें वो अपने बच्चों को नहीं खिलाते हैं गुटखा या फिर पान। गुटखा तो खैर आजकल बैन हो चुका है, पान मसाला की बात करें या जो भी करें, तो इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, ये अपना अपना विषय है, ये सरकार का विषय है कि वो इन्हें बैन करे या ना करे, मगर हर चीज का एक लिमिटेशंस की आवश्यकता है। क्योंकि आज पूरा शहर की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, पूरे भारतवर्ष की बात करें, तो हर जगह पान की पीक या इस तरह की ये जो खाकर थूकने वाली जो बीमारी है बहुत ज्यादा फैल चुकी, महामारी की तरह फैल चुकी है। इसको रोकने की आवश्यकता है। तो रोका भी जा सकता है, क्योंकि सिक्किम में मैंने सुना है वहां किसी के मजाल नहीं कोई गुटखा खा के सड़क पे थूक दे, वहां तुरंत एक्शन होता है, कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। ये कुछ नहीं, 2-4 लोगों पर एक बार कठोर कार्रवाई हो जाए, विशेषकर उन लोगों पर जो प्रभावशाली हैं, उन पर यदि एक बार कार्रवाई हो जाएगी तो बाकी लोग अपने आप डर से छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को थोड़ा दुरुस्त होना पड़ेगा, थोड़े कठोर कदम उठाने पड़ेंगे किसी भी चीज के लिए। वहां कोई एक मैं जबलपुर गया था एक बार, बहुत पहले की बात है, एकदम साफ सुथरा। तो जैसे ही मैंने कुछ लिया वहां के किसी दुकानदार से, उसने सीधा बोला जमीन पे नहीं गिरनी चाहिए, एकदम डस्टबिन में गिरेगा। इसके लिए तो मनोज जी डस्टबिन भी लगाने की आवश्यकता है ना। तो हर जगह डस्टबिन है, वहां पर सफाई बिल्कुल सही है, किसी की मजाल नहीं है कोई थूक दे या कुछ भी, एक चॉकलेट का रैपर भी गिरा दे। यदि प्रशासन थोड़ा सा सख्त हो तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से हो सकती है। तो फाइन इंपोज करने की आवश्यकता है। हाँ, कुछ फाइन इंपोज करने की आवश्यकता है, कुछ समझाने की, कई बार फाइन की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा यदि प्रशासन पीछे पड़ जाए तो लोग अपने आप छोड़ देंगे, क्योंकि हैबिट में आ चुका है, उससे निकालने की जरूरत है। जैसे मैं मिलनपल्ली की बात करता हूँ, तो हमारे वार्ड कमिश्नर है जतिन शाह, तो हमारे यहाँ बहुत गंदगी रहती थी। एक बार उन्होंने कहा और उन्होंने सबसे अभियान चलाया, और आज हमारे वार्ड के, मैं प्राउड से बोल सकता हूँ कि मैं समझता हूँ सबसे साफ सुथरा वार्ड है, कहीं रास्ते पर एक गंदगी नहीं मिलेगी। और जतिन शाह, उनके लोग देखते रहते हैं कहाँ पर कुछ है, थोड़ा सा भी कहीं कुछ गड़बड़ी की खबर मिलती है तो तुरंत पहुंच जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, फाइन लगाने की रिक्वेस्ट उनको मान लेते हैं लोग, उसके बाद से गंदगी कभी नहीं होती। तो जब एक वार्ड में हो सकता है तो पूरे सिलीगुड़ी में क्यों नहीं हो सकता? हमें जागरूक होने की जरूरत है, और हमें जरूरत, हम खुद भी जागरूक हों, प्लस जिस जो वार्ड कमिश्नर है वो भी इस मामले को देखे। और बात, सबसे बड़ी बात यह है कि सिविक सेंस की भी बात है, क्योंकि अगर लोगों में जागरूकता नहीं होगी तो वो जहां तहां माने हर जगह गंदगी फैलाएंगे। की बहुत जरूरत है। तो मनोज जी, अब हम बात करते हैं कि शहर में जो ट्रैफिक का जो एक जैम है, इसको लेकर हम इसलिए हर कार्यक्रम में बात करते हैं क्योंकि ये लोगों का खुद का मानना है, हमारा नहीं मानना है। लोग हमारे पास इसके बारे में बोलते हैं कि बहुत बुरा जाम है, हमें यहाँ से वहां आने में आधा घंटा से ज्यादा, 45 मिनट से ज्यादा का समय लगता है। तो इसमें आप प्रशासनिक तौर पर तो छोड़िए, जो वो करेंगे, हम लोग आपस में मिलकर सामाजिक तौर पर हम लोग इसको कैसे इसका बदलाव कर सकते हैं, कैसे इस जाम मुक्त कर सकते हैं, इस जाम को खत्म कर सकते हैं? जाम की जो समस्या है उसमें कई बार मैंने देखा है गलत तरह से पार्किंग करना, जो ये भी यहाँ भी सिविक सेंस ही काम में आ रहा है। कई बार मैंने देखा है मोड़ पर, जैसे वो स्टेट बैंक है वहां पर, कोई बीच में रास्ते में टेढ़े मेढ़े खड़े करके चला जाता है, कोई एक दूसरे बाद स्कूटर लगा जाता है, थोड़ा तिरछा लगा दिया। अब उस थोड़े से तिरछे के कारण से क्या हो जाता है, जाम लगता है। अब उनको ये सेंस होना चाहिए कि हमें साइड में लगाना है, करीने से लगाना है। तो हम प्रशासनिक तौर को छोड़ दें, तो हम अपने लेवल पर हमें कहाँ पार्क करना है, किस तरह से पार्क करना है, ये सिविक सेंस हमारे में होना चाहिए। नहीं कि कहीं भी खड़ा करके चला दिया, बाकी जो है वो देखते रहेगा, सोचते रहेंगे। इसमें भी फाइन की गुंजाइश है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ से भी एक आमदनी का स्कोप हो सकता है उनके पास। रेवेन्यू कलेक्शन ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए सुचारू रूप से, दोनों चीजें होंगी ना, चीजें होंगी। किंतु एक बात मैं जो देखता हूँ, ये कई बार होता रहता है, 2-4 दिन के लिए एक्शन होता है, उसके बाद फिर जो कि तो सब धड़ा रह जाता है। जैसे कई बार रॉन्ग साइड जाने के लिए आपके चैनल में भी बहुत बारी मुहिम चलाई गई, और जब चलाई जाता है तो 2-4 दिन के लिए सब ठीक रहता है, उसके बाद से सारी चीजें वही चलती हैं। मैं खुद कई बार देखा हूँ, चलो ठीक है, रात को 12 बजे के बाद वो पता नहीं वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है,
लेकिन मैं उस समय भी कभी भी रॉन्ग साइड नहीं जाता। नहीं, चाहे wrong सुबह side से तो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं क्योंकि होना accident चाहिए। होने का नंबर वन, chance है। एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। प्लस जो जाम की जो बात है, सबसे बड़ी बात है कि यदि हम कहीं भी पार्क करते हैं तो एक तो पार्किंग की व्यवस्था गवर्नमेंट को भी करनी पड़ेगी कि सारे कुछ जहां पार्किंग, जैसे अब सबसे बड़ी बात है सिवक रोड में जाना होता है, तो वहां यदि हम गाड़ी लेके जा रहे हैं तो हम सोच ही नहीं सकते। इवन बाइक की पार्किंग भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, खोजना पड़ता है कहाँ जाके पार्क करें। और गाड़ी के लिए तो मत पूछिए, आप कम से कम 2-3 किलोमीटर आगे पीछे हो जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी परेशानी होती है। हाँ, ये अब हम बढ़ते हैं टूरिस्ट की तरफ, क्योंकि हमारा जो ये स्लोगन है नमस्ते सिलीगुड़ी, इसमें सिलीगुड़ी को हमने ग्रीन किया हुआ है। ग्रीन करने का अर्थ यह है कि ग्रीन सिलीगुड़ी एक समय में ग्रीन हुआ करता था, बहुत ज्यादा यहाँ पेड़ पौधे हुआ करते थे और पेड़ पौधे की छांव में हमने अपना बचपन देखा है, आपने भी देखा होगा। तो पेड़ पौधों को देखकर ही हम बड़े हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए हैं उसके बाद पेड़ पौधों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, घटती जा रही है। कुछ इलाकों में तो नगण्य है, अगर हम बोले तो है ही नहीं। कुछ इलाकों में जहां बहुत ज्यादा विकास हुआ है वहां पर पेड़ों का विनाश हुआ है। तो इसको कैसे हम लोग करें, क्योंकि टूरिस्ट जब आते हैं तो वह सिलीगुड़ी में ये सोच के आते हैं कि सिलीगुड़ी एक पहाड़ के गोद में बसा हुआ जगह है, वहां भी पूरे हरियाली होगी। क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं, मेट्रो सिटीज वगैरह से आते हैं, उन्हें तो बहुत सारे पेड़ों की छाया मिलने में बड़ी मुश्किल हो जाती है कई बार। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि पेड़ों की जो संख्या कम हो रही है, इसको कैसे बैलेंस में लाया जाए? ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, कुछ प्रशासन के तौर पर भी पहल करने की जरूरत है। जैसे मकान का नक्शा पास होता है, ये मेरे परिकल्पना मेरे दिमाग में हमेशा से चलती रही, क्योंकि मैं देखता हूँ कोई भी मकान बनाता है, विशेषकर जब बिजनेस मैन जो है वो मकान बनाते हैं तो हर इंच जो है कंक्रीट का बना देते हैं। वहीं पर मैं कुछ लोगों को देखता हूं जो पुराने समय के रह रहे हैं, उन्होंने भी मकान बनाया, लेकिन वो एक पोर्शन में मकान बनाते हैं, बाकी जगह ग्रीन रखते हैं। जैसे हमारे घर के आसपास कुछ जगह पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी है अभी भी, कब तक रहेगी पता नहीं, लेकिन यदि ये रूल बना दिया जाए कि सपोज जितने कट्ठे की जमीन है उतने बड़े गाछ जरूर रहने चाहिए। यानी ये आप बोल रहे हैं कि एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि इतना कट्ठा है तो उसमें इतनी जगह में इतनी जगह में इतने पौधे तो बड़े लगने ही चाहिए। उसका एक इक्वेशन जरूर बनाना चाहिए कि जिससे घर भी बन सके और ग्रीन भी रह सके। ये जो पर कट्ठा, मेरा विचार है कि जैसे मान लो 5 कट्ठे बन रहा है तो 5 बड़े पेड़ होने चाहिए, तो ग्रीनरी दिखेगी। और ये हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि पौधे नहीं होंगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा और एक ना एक दिन हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगेगी। तो इसके पहले कि हम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पर जिंदा रहें, हम पेड़ पौधों को लगाने की मुहिम चालू करनी चाहिए। और कोई भी नक्शा पास हो उसमें ये मैंडेटरी होना चाहिए कि कम से कम जितना एरिया है उसके हिसाब से बड़े पेड़ पौधे होने ही चाहिए। मॉल वगैरह भी बन रहे हैं, उसमें भी जैसे किनारे किनारे जो वॉल बनाते हैं ये लोग, मैक्सिमम जो वो सारे पेड़ लगाए जा सकते हैं। हर 10 फीट से 15 फीट पे एक बड़े बड़े पेड़ लगाए जाए, छोटे छोटे पौधे लगाए जाए, देखने में भी अच्छा लगेगा, छाया भी मिलेगी और ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होगी, ग्रीनरी भी रहेगी। तो हमारी ग्रीन सिलीगुड़ी तभी वो अच्छा लगेगा देखने में। केवल कंक्रीट का जंगल देखने में कभी भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, और आजकल तो जंगल कंक्रीट के हो रहे हैं धीरे धीरे, और लोगों के दिल भी पत्थर के हो रहे हैं इस मामले में। कि ये सारी चीजें एनवायरमेंट बहुत ज्यादा मानसिकता को भी अफेक्ट करती है। हम जैसा देखते हैं हमारी मानसिकता वैसी बनती जाती है, हमारा दिल भी वैसा बनता जाता है। तो डॉक्टर साहब, एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि पेड़ लगाने चाहिए, ये हमारे इससे पूर्व भी जो लोग आए थे उन्होंने भी इसी सुझाव को दिया। आपका थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो उनका हल्का थोड़ा डिफरेंस रहता है, लेकिन मोरलेस सेम था कि कॉर्पोरेशन जब नक्शे पास करती है तो उसमें ये प्रावधान एक होना चाहिए। हाँ, ये प्रावधान रहे तो उससे क्या है, कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता में रहेगी कि ठीक है 20 लगाने बोले तो 10 तो लगा रहे हैं, 10 तो लगाएंगे ना। यदि आप 20 का प्रोविजन रखेंगे, चलो 4 नहीं लगाएं, 2 ही लगाएं, जितना हो सके, लेकिन वो मैंडेटरी होना चाहिए। यदि वो नहीं हो तो उनके हाउस टैक्सेस बढ़ा दिए जाए। जो अच्छी तरह से लगाते हैं उसका डबल लगा तो उनका हाउस टैक्स माफ कर दिया जाए। तो इस तरह के जब प्रोविजन रहेंगे कि चलो हाउस टैक्स माफ हो सकता है, हाउस टैक्स डबल हो सकता है, तो वो लोग फॉलो करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बार बाध्य होंगे, फिर वो धीरे धीरे अपने आप हमारे नेचर में आ जाएगा। ये बातें सुनकर के आपको नहीं लग रहा है कि सरकार को
ऐसा इनिशिएट लेना चाहिए कि जो नागरिक है, जो प्रबुद्ध नागरिक गण है या फिर जो जो भी सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, उन्हें बुलाकर एक बार चर्चा होनी चाहिए। हम जब इतना प्रयास कर रहे हैं, जो लोगों के जहन से जो बातें निकल कर आ रही है, जो सुझाव निकल कर आ रहे हैं, क्या ऐसा सरकार के जहन में नहीं आता है? मुझे तो ताज्जुब होता है कि ये बातें ये उनके जहन में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जैसा मनोज जी बता रहे हैं, इससे पूर्व भी लोगों ने बताया था कि यहाँ पर एक तो जो रिसोर्सेस है वो बढ़ रहे हैं, उनके पास इनकम के सोर्स बढ़ रहे हैं सरकार के पास, इस तरह से अगर सोचा जाए तो। और साथ ही साथ हमारा शहर भी ग्रीन हो रहा है, हमारे शहर का जो बैलेंस है वो बिगड़ने से बच रहा है। बिल्कुल, यदि आज ऐसा करें, हर घर के पास यदि 2-2, 3-3, 4-4 पेड़ लगे, तो आप समझो कहीं भी कंक्रीट के जंगल नहीं दिखेंगे, हर जगह ग्रीनरी दिखेगी। अच्छा मनोज जी, कौन से प्लांट है जो कि लगाए जा सकते हैं? मतलब इंडोर प्लांट की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि इंडोर प्लांट तो आजकल फैशन बन गए हैं, लोग उसको फैशन की तरह यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर घरों में अगर कोई पेड़ लगाते हैं तो कौन से पेड़ लगाए जा सकते हैं जिनका मेंटेनेंस भी कम हो, मान लीजिए, क्योंकि आपको आइडिया है। क्योंकि लोगों में प्रॉब्लम यह है कि पेड़ तो लगा देते हैं, संस्थाएं भी बहुत सारी जाती है, पर्यावरण दिवस के दिन बहुत सारे पेड़ लगे, लेकिन उनका भविष्य क्या होगा ये पता नहीं है। हाँ, तो ऐसे कौन से पेड़ है जिन्हें लगाकर लोग निश्चिंत होकर कम मेंटेनेंस में भी चला सकते हैं? जैसे कोई भी बड़े पेड़ का जो है एक बार जो है उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, और यदि वो मिट्टी में लगा है और थोड़ा सा खाद पानी बढ़िया से दिया जाए तो उसके बाद वो अपने आप ग्रो करता रहता है। बड़े पेड़ को, तो बड़े पेड़ में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती, शुरू में मेहनत करना पड़ता है। जब वो थोड़ा बड़ा होके खुद अपने आप सारी चीजें लेने, अपने जीवन की जो चीजें हैं उसके लिए वो अपने आप लेना ना सीख जाए तो बहुत 6 महीना से साल भर बहुत होता है। और जो संस्थाएं भी जो लगाती हैं तो वो उतने ही पेड़ लगाए जितनी कि वो देखभाल कर सके। ये एक फैशन नहीं बनना चाहिए कि मैंने इतने पेड़ लगाए, इतने किया और 4 दिन के बाद पता चला वहां कुछ भी नहीं है। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी वहां के किसी लोगों को दिया जाना चाहिए, और जहां लगा रहे हैं कि, और वैसे लोगों को जो इससे प्रेम करते हैं, तो वो फिर गांठ मरेंगे नहीं। तो मनोज जी हमारे साथ हैं। मैं फिर से बता दूं कि अमृत भोग राइस द्वारा प्रस्तुत नमस्ते सिलीगुड़ी के इस एपिसोड में हमारे साथ उपस्थित हैं, जिनसे बातें हो रही हैं हमारी, डॉक्टर मनोज जायसवाल, जो कि होम्योपैथी के अनुभवी डॉक्टर हैं और काफी पुराने सिलीगुड़ी शहर से इनका नाता है। अगर हम यूं कहें कि पुश्तैनी सिलीगुड़ी से जुड़े हुए हैं तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस समय विभाजन हुआ था बांग्लादेश का, उस समय ये लोग पहले अलीपुर द्वार में थे, आप दिनाजपुर में थे, पश्चिम दिनाजपुर से फिर ये सिलीगुड़ी की तरफ आए, और सिलीगुड़ी की तरफ बाद में पहले वो गए थे यूपी बलिया में। अच्छा, तो हम ये मान के चलते कि आपका पुश्तैनी यहीं पे है। हाँ, आपका जन्म कर्म यही हुआ है, शिक्षा दीक्षा सब यही हुई है, तो लगाव है सिलीगुड़ी से। आज इतने वर्षों बाद भी, आज जब हमने इनको कॉल किया कि आज 56 वर्ष के हो चुके हैं, और जब हमने इनको कॉल किया कि आप हमारे नमस्ते सिलीगुड़ी के कार्यक्रम में आइए और कुछ अपने सुझाव दीजिए सिलीगुड़ी के बारे में, क्योंकि अनुभव बहुत है इनका, ये जो कार्य कर रहे हैं इसमें भी हर दिन नए लोग आते हैं, नई नई बातें लेकर आते हैं इनके सामने, तो इसलिए हमने इनको बुलाया है आज, और हम इनसे चर्चा करें। अगर आपके भी कोई जहन में कोई विचार हो, कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, हम भी कोशिश करेंगे उसके जवाब देने का। या डॉक्टर साहब भी अच्छे खासे सोशल मीडिया पे एक्टिव है, अच्छे खासे तो नहीं कह सकता, लेकिन जब जब इनको समय मिलता है तब तब भी एक्टिव रहते हैं, और अब तो अच्छे खासे एक्टिव रहेंगे आज के बाद से, क्योंकि इन्हें आपके सुझाव का या फिर सवालों का जवाब देने में खुशी महसूस होगी, मुझे लगता है। डॉक्टर साहब देंगे जरूर आपका जवाब। तो डॉक्टर साहब, ये तो रही पर्यावरण की बात और इसकी बातें। अब खासकर एक चीज और है सिलीगुड़ी के अंदर में, मैंने देखा है कि सिलीगुड़ी शहर छोटा है, और जैसा हमने कहा कि जनसंख्या बढ़ रही है, डे बाय डे ग्रो हो रही है, 10 लाख पार कर चुकी है। मुझे लग रहा है कि अगर एग्जैक्ट तो मेरे पास है नहीं, लेकिन 10 लाख पार कर चुकी है। तो अब सिलीगुड़ी शहर का जो विकास हो रहा है, और जिस तरीके से अब बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, फ्लैट बढ़ रहे हैं, फ्लैट कल्चर आ गया है, अत्याधुनिक चीजें हो रही है, मगर उसके बावजूद भी जब टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, टूरिस्ट के एंगल की बात करता हूं, तो उन्हें बहुत सारे संसाधनों की कमी महसूस होती है। जैसे लाइक अभी लास्ट इसमें ही टॉपिक उठा था कि एक अत्याधुनिक बस टर्मिनस की आवश्यकता है, वो नहीं है। प्लस सिलीगुड़ी के लिए खुद का रेलवे स्टेशन नहीं है, जंक्शन है मानता हूं, लेकिन सारी मूलभूत सुविधाएं नहीं है वहां पर।
जो सबसे पुराना स्टेशन है, टाउन स्टेशन है, वह भी है, लेकिन वहाँ तो मूलभूत सुविधाएं हैं ही नहीं, ना के बराबर है। एयरपोर्ट भी हमारा नहीं है, बागडोगरा में है। तो फिलहाल कैसे करें कि लोग बाहर जाने पर कहें नमस्ते सिलीगुड़ी? देखिए, कैसे सबसे होगा? बड़ी बात है कि टूरिस्ट जो आते हैं, यह एक ट्रांजिट पॉइंट बन के रह गया है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, हाँ, टूरिस्ट पॉइंट नहीं है, जबकि यहाँ टूरिस्ट स्पॉट बनाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। और इतने ऑप्शन हैं कि यदि थोड़ा सा गवर्नमेंट ध्यान दे तो इसमें कम से कम 2 दिन 3 दिन यहाँ के लोग चीज़ों को देखने में लोगों को लग सकते हैं। और लोग इसके लायक कि नहीं, हमें सिलीगुड़ी में वो यहाँ केवल आते हैं हांगकांग मार्केट देखने के लिए। वहाँ भी समस्या है जाम की कि गाड़ी कहाँ रखेंगे। तो कई बार वो लोग आते हैं, रखने की जगह नहीं मिलते, निकल जाते हैं। तो इसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। सबसे पहले तो बस टर्मिनस जो है, मेरे विचार से इसको थोड़ा सा यदि बाहर ले जाके किया तो जाम की समस्या भी ऑर्गेनाइज किया जाए, एक ही जगह ऑर्गेनाइज सारे किया बसें जाए। आए। हाँ। ठीक है। दूसरा, जैसे हांगकांग मार्केट है, तो इसमें एक बार के लिए सबको किसी और जगह दुकान बसा के उस जगह को पार्किंग की सुविधा दी जाए और उसको मल्टी स्टोरेज बना के वहां फिर सारे लोगों को बसाया जाए, तो पार्किंग हो जाए। क्योंकि पार्किंग के कारण से बहुत से लोग उस मार्केट में नहीं जाते हैं। ऐतिहासिक मार्केट है वो। हाँ, दूसरी नंबर बात जो है, वहां पर कई लोग इसलिए भी नहीं जाते हैं कि डर लगता है कि लोग कुछ भी मतलब चीटिंग भी कर लेते हैं। ये भी हमारे सिविक सेंस की बात है कि हम जो भी अतिथि हैं वो हमारे देवता की तरह होते हैं, तो कभी भी उससे हम बेईमानी ना करें। ये सिविक सेंस हमारे अपने मन में जब आएगा तो लोग आने में डरेंगे भी नहीं, फिर भी बहुत जरूर आते हैं। दूसरी बात है, एक जो मुझे यहाँ लगता है, जो कैनल जो बना हुआ है फुलवाड़ी में, गाजलडोबा तक गया है, इसमें पानी भी प्राय कभी कभी कम रहता है, अक्सर रहता है। तो वहाँ 2 चीजें की जा सकती हैं। एक तो सोलर पैनल बिठाया जा सकता है, जिसमें जगह एक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि उसको सोलर पैनल यदि दोनों साइड लगा दिए जाते हैं तो एक तो वाटर का इवोपरेशन कम हो जाएगा। दूसरे नंबर बात है कि वहाँ नौकायन यदि चालू किया जाए, नौका और थोड़ा सा, हाँ, जैसे मैं कलकत्ता की बात करता हूँ, और कलकत्ता में वो एक बहुत बड़ा नाला बहता था जब हम लोग रहते थे, पढ़ाई करता था। फिर सरकार बदली और दीदी के आने के बाद से मैंने अचानक एक बार गया मैं, तो बांगुर में मेरा ससुराल है, तो वहाँ जो पहले नाला था देखा एकदम बदल गया है। वहाँ ब्रिज बना हुआ है एक छोटा सा और बहुत खूबसूरत सजा हुआ है, नौकायन हो रहा है, जो है दोनों साइड किनारे पे सुंदर सुंदर जैसे मूर्तियां लगाई गई हैं बच्चों की, भीम की और तरह तरह की, और बड़ा खूबसूरत बागान लगाया गया है जहाँ लोग सुबह शाम आते हैं, एंजॉय करते हैं। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी, यदि वो ऐसा हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। ठीक उसी तर्ज पर यदि हम लोग यहाँ से गाजलडोबा तक यदि एक पर्यटन के हिसाब से देखा जाए तो नौका चालन शुरू कर दें, स्टीमर शायद नहीं चल पाएगा, तो वह एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप कर सकता है और एक डेस्टिनेशन हो जाएगा। जो भी टूरिस्ट यहाँ जाएंगे आएंगे कि वह उसको देखने जरूर जाना है, देखने लायक जगह। इसके अलावा जो भी ऐतिहासिक महत्व की चीजें सिलीगुड़ी से जुड़ी हुई हैं उसका एक संग्रहालय भी बनाया जाए बृहत्तम रूप से, जहाँ पार्किंग की भी जगह काफी हो, तो वो भी एक टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। क्योंकि बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें सिलीगुड़ी से जुड़ी हुई हैं जो पुरानी सिलीगुड़ी से जुड़ी हुई हैं। तो मनोज जी बता रहे हैं किस तरह से सिलीगुड़ी को एक टूरिस्ट हब भी बनाया जा सकता है जहां कम से कम टूरिस्ट रुके, क्योंकि फिलहाल जितनी भी चर्चाएं हमने की उसमें सब में निकल के एक ही बात आई कि व्यावसायिक कारणों से जो लोग आते हैं वह जरूर रुकते हैं, मगर टूरिस्ट जो आते हैं वह सीधे या तो सिक्किम निकल जाते हैं या पहाड़ की तरफ चले जाते हैं या डुआर्स की तरफ चले जाते हैं। हाँ, वो सीधे अपने गंतव्य की और प्रस्थान करते हैं। यहाँ उनका स्टे बहुत कम होता है, या फिर जब आते भी हैं तो सीधे या तो एनजेपी या बागडोगरा जाकर वो निकल लेते हैं। उन्हें यहाँ रुकने की कोई खास वजह दिखाई नहीं पड़ती है, जिसकी आवश्यकता है अगर वो हो तो मुझे लगता है कि टूरिस्ट रुकने पर यहाँ का व्यवसाय और बढ़ेगा, यहाँ की और उन्नति होगी। शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? अभी शिक्षा के तौर पे तो काफी उभर रहा है सिलीगुड़ी, लेकिन क्या पोटेंशियल क्या है? शिक्षा के तौर पर पोटेंशियलिटी तो बहुत बड़ी है। अभी मैं समझता हूँ कलकत्ता के बाद ये दूसरा शहर है जहाँ बहुत तेजी से ग्रोथ। सुधार की क्या गुंजाइश है? और सुधार में है कि इसमें और भी कॉलेज बनाए जाने चाहिए ताकि लोगों को बाहर जाके जो पढ़ना पड़ता है, आज किसी को भी कोई ट्रेनिंग लेनी हो तो कोई कोटा जाता है, किसी को और कुछ करने से होम्योपैथी लाइन से जुड़ा हो तो इसमें बता दूं कि यहाँ एक होम्योपैथिक कॉलेज जरूर होना चाहिए। यदि यहाँ एक होम्योपैथिक कॉलेज हो
तो नॉर्थ बंगाल के बहुत से लोग, केवल नॉर्थ बंगाल को कवर नहीं करेगा, ये आसाम को, पूर्वोत्तर भारत को भी कवर करेगा, बिहार को भी कवर करेगा, और वहां से लोग यहाँ पढ़ने आ सकते हैं क्योंकि यहाँ के जो ब्रेन बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो बस एक अच्छे कॉलेज बनाने की जरूरत है, और इस तरह के हर तरह के साइंस के, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी किए जाने चाहिए। आज जो प्रिपरेटरी जो कोर्सेस होते हैं उसके लिए भी यहाँ पर यदि थोड़ा सा सरकार ध्यान दे तो यहाँ पर इसको और ज्यादा सुधारा जा सकता है, ताकि लोगों को बाहर जाना ना पड़े। यही वही चीज फैसिलिटी यदि मिल जाएगी तो लोग बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि लोग बाहर से आएंगे, तो वो भी हमारे राजस्व उपार्जन का एक साधन भी बनेगा, और उस क्षेत्र में भी इसका नाम होगा। तो ये मनोज जी हमारे साथ बने हुए हैं और हम बातचीत कर रहे हैं। अब हमारा इस कार्यक्रम का जो समय है वह भी लगभग समाप्ति की ओर है। चलते चलते मनोज जी से हम एक आखिरी जो हमारा हर बार रहता है कि क्या ऐसी खास चीज है जो हम कर सकते हैं सिलीगुड़ी के लिए, एक ऐसी खास जो आप सोच रखे हैं, जो आपके अंदर जहन में है, जो आप बोलना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। नमस्ते सिलीगुड़ी कहकर आप कह सकते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम को सिर्फ सिलीगुड़ी के लोग ही नहीं, बाहर के भी लोग देखते हैं, कलकत्ता के लोग भी देखते हैं, पूरे भारतवर्ष में, विश्व में कई स्थानों पर लोग देखते हैं। तो हम चाहते हैं, हमारा मकसद जो है कि नमस्ते सिलीगुड़ी एक प्रचलित, एक तरह से प्रचलित हो, जैसा हम हेलो हाय करते हैं उस तरह से प्रचलित हो। जब भी हम कहीं जाएं तो लोग हमें नमस्ते सिलीगुड़ी करें। उसकी वजह होनी चाहिए, कोई ठोस वजह होनी चाहिए कि क्या ऐसी वजह आपने सोचा है, आप हमारे दर्शकों को कह सकते हैं नमस्ते सिलीगुड़ी के। हाँ, नमस्ते सिलीगुड़ी। और सिलीगुड़ी में लोग आए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी कहीं जाके तभी टिकता है जब वो टूरिस्ट प्लेस के रूप में बहुत ज्यादा विख्यात हो, या फिर एडुकेशन के लाइन में एक हब सा बन जाए। तो इसके लिए जो मैंने पहले भी बताया है कि इसके टूरिस्ट स्पॉट अच्छे से अच्छे डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके ऐतिहासिक महत्व की चीजों का एक संग्रहालय बनाना चाहिए, जो लोग देखने के लिए आए और वो बोले कि नहीं, हमें इस चीज के लिए सिलीगुड़ी जाना है, वो देखना है। जैसे हम दार्जिलिंग में जाते हैं तो सनराइज देखने, लेकिन नहीं, सनराइज तो जरूर देखना है, हमें दार्जिलिंग जाना है। सिक्किम जाते हैं, नहीं, वहां की मनोरम वादियों को देखना है। तो वैसे ही इसको भी हम यदि डेवलप करते हैं तो लोग केवल इसलिए आएंगे कि नहीं, मुझे तो सिलीगुड़ी जाना है, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। धन्यवाद मनोज जी। मनोज जी ने काफी समय दिया, पेशे से डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, बावजूद उसके आज इन्होंने समय निकालकर हमारे कार्यक्रम में अपने बहुमूल्य जो सुझाव थे या जो बातचीत थी, जो चर्चा थी, उसको की। लगभग आधे घंटे से भी अधिक का समय हमने इनका लिया, और वैसे भी आने जाने में जो समय लगा वो एक अलग है, बोनस है। आप ऐसा काम कर रहे हैं और जो बहुत ही सिलीगुड़ी के लिए मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, तो इसमें मेरा योगदान तो बहुत छोटा है। बड़ा काम तो ये कर रहे हैं जो सब तक पहुंचा रहे हैं, आप लोगों तक पहुंच रही हैं बातें, तो प्रशासन तक भी पहुंचती होंगे, तो ये जरूर बदलाव लाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए, हम तो इस चीज को मान के चलते कि वो एक 2 लाइन की एक पंक्तियां हैं, मुझे अभी शायद याद नहीं आ रही, कि अगर दिल से, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे पत्थर मार रहे हैं, छोटे छोटे बारीक पत्थर फेंक रहे हैं। इस पत्थर से किसी का नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, पत्थर लगने से हो सकता है आपके जहन में कहीं ना कहीं एक कहीं ना कहीं कुछ कौंधेगा, एक आगाज सा आएगा कि हाँ ठीक है, हमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम भूल चुके हैं, हम इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी में आजकल व्यस्त हो गए हैं। एक तो मोबाइल, उसके बाद रास्ते में चलना, आधे 1 घंटे के रास्ते में चलना, और फिर घर पहुंचना, फिर उसके बाद समय ही नहीं बचता है कि हम सिलीगुड़ी के बारे में, हम जहां रह रहे हैं उसके बारे में कुछ सोचें। सिलीगुड़ी के बारे में सोचेंगे तभी देश के बारे में सोचेंगे। पहले हम अपने, और खासकर सिलीगुड़ी के बारे में मत सोचिए, आप अपने मोहल्ले के बारे में सोचिए, आप अपने वार्ड के बारे में मत सोचिए, आप अपने अड़ोस पड़ोस में क्या है, आपका जो सराउंडिंग, अगर 10 घरों के आसपास भी साफ सुथरा रख सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, उसके बारे में आप अपने घर में पेड़ लगाइए, इसके बारे में सोचेंगे, तब भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ बदलाव शुरू होगा। क्योंकि अगर आपकी मंशा अच्छी होगी तो प्रशासन मजबूर हो जाएगा उस कार्य को करने के लिए, क्योंकि शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उन्हें हम ही चुनते हैं, हमारे चुनाव से ही वो आज इस जगह पे पहुंचते हैं। तो उन्हें अगर हम बोलेंगे,
हम बार बार बोलेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारा साथ देंगे, हमारा सहयोग करेंगे और हमारा सिलीगुड़ी जो है वह काफी अच्छा, काफी बेहतर, माने अभी भी बेहतर है लेकिन और बेहतर होगा और विकास मिलेगा उसे, और हमें भी काफी अच्छा महसूस होगा कि हम हमारी आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर सिलीगुड़ी देकर जा पा रहे हैं, एक साफ सुथरा, एक जाम मुक्त, एक तनाव मुक्त सिलीगुड़ी। क्योंकि तनाव मुक्त की इसलिए बात कर रहा हूं कि मनोज जी से जैसे मेरी बात हुई थी कि इरिटेशन हो रहे हैं लोग, इरिटेट हो रहे हैं लोग, तनाव हो रहा है उनमें, क्योंकि इतनी ज्यादा जैम, इतनी ज्यादा हॉर्न की पो पा जो दिमाग में चलती है उसकी वजह से इरिटेशन होता है, आपस में लोग झगड़े कर रहे हैं, छोटी सी बात पे लोग गुस्सा हो जा रहे हैं। ये स्वाभाविक नहीं है, आप इस चीज को समझिए कि ये स्वाभाविक नहीं है, ये पहले नहीं था, अब धीरे धीरे लोगों में ज्यादा हो रहा है। इसका कारण है वाहनों का शोर, नॉइज, जो हमारे ब्रेन को कहीं ना कहीं एग्रेसिव बना रहा है, और उस एग्रेसिव बनाने के वजह से हम लोगों से दूर होते जा रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। फिर एक मोबाइल भी हमारे साथ में जिसमें हम सारे दिन लगे रहते हैं, चैट करते रहते हैं। तो ओवरऑल कुल मिला के देखा जाए तो हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हम आपको जगा रहे हैं इसी मोबाइल में कि आप जागिए और थोड़ा बहुत कुछ कीजिए हमारे शहर के लिए, हमारे शहर के विकास के लिए। तो जाते जाते मनोज जी और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस सभी, सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी अपने सिविक सेंस को जागृत करें, तो अपने आप धीरे धीरे सारे कुछ सुधर जाएंगे। धन्यवाद मनोज जी। अब हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और आपसे जैसा मैं हर बार निवेदन करता हूं, अच्छा मैं आपको बता दूं कि सोमवार को फिर हम हाजिर हो रहे हैं कल, और कल का दिन और शनिवार और रविवार अवकाश है इस कार्यक्रम का। सोमवार को फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे, फिर एक नए मेहमान के साथ, फिर वही चर्चा होगी। अगर और कुछ सुझाव हो तो आप हमें आज के लाइव सेशन के दौरान डालिए, हम उन सुझावों को लेकर भी बात करेंगे सोमवार को। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे और जो कार्यक्रम है उन्हें भी देखते रहिए, इस कार्यक्रम को भी प्यार दीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। यह कार्यक्रम हमारे दो फेसबुक पेज पर चलता है, एक तो खबर समय और एक खबर समय हिंदी। ये दोनों फेसबुक पेज पर इस कार्यक्रम को सीधे तौर पे प्रसारण देख पा रहे हैं आप। और अब हम चाहेंगे आपसे विदा लेना, और हम यही कहेंगे, हर समय खबर समय देखते रहिए, हर रोज। धन्यवाद।